एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा देश जहां की सबसे बड़ी शक्ति सत्ता का शीर्ष पद एक हिजाब पहनने वाली महिला के हाथों में हो? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक नारा है, एक राजनीतिक पण्य है, या फिर यह कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका लक्ष्य देश की धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को ही बदल देना है? ये सवाल सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक चिंगारी है, एक चिंगारी जिसने असम की ज्वलंत राजनीति की आग में घी का काम किया। और जब इस चिंगारी का जवाब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया तो यह पूरे देश में एक ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चिंगारी कहां से आई? क्या आप जानते हैं कि हिजाब शब्द के पीछे छिपी है सदियों की एक जटिल कहानी? क्या आप जानते हैं कि असम की धरती पर यह बहस सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े के बारे में नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति, राजनीति और देश के भविष्य के बारे में है? आज हम गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि असम के बादरपुर में अखिल भारतीय संयुक्त जनाग्रही परिषद के एक सम्मेलन में AIUDF प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल के भाई मौलाना सिराजुद्दीन ओवैसी के वो शब्द क्या थे जिन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसका क्या जवाब दिया, जिसे आग उगलता जवाब कहा गया। और सबसे जरूरी, हम समझेंगे कि यह पूरा घटनाक्रम भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के सामने खड़े सबसे बड़े सवालों से कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिसकी एक टिप्पणी ने इस आग को हवा दी। बादरपुर, असम, तारीख हाल ही की, माहौल विद्युतीकृत, अखिल भारतीय संयुक्त जनाग्रही परिषद का एक बड़ा सम्मेलन। मंच पर है मौलाना सिराजुद्दीन ओवैसी। यह नाम आपको परिचित लग सकता है। जी हाँ, ये हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। ओवैसी परिवार भारतीय राजनीति में एक ऐसी धारा का प्रतिनिधित्व करता है जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करती है। ओवैसी अपने भाषण में जोश भर रहे हैं, वो मुस्लिम समुदाय को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं, और फिर अचानक वो एक ऐसा वाक्य कह देते हैं जो सभी सुर्खियों पर छा जाता है। वो कहते हैं, देखते रहिए, एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। सुनने में यह एक साधारण सी आशावादी भविष्यवाणी लग सकती है। लोकतंत्र में हर किसी का सपना देखने का अधिकार है, लेकिन राजनीति के गलियारों में हर शब्द का एक वजन होता है, एक इतिहास होता है, एक उद्देश्य होता है। तो सवाल यह है कि ओवैसी का यह बयान महज एक सपना था या एक राजनीतिक संदेश? इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। भारत में मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। बेगम हजरत महल से लेकर बेगम अनवरा तैमूर, ममता बनर्जी जो मुस्लिम नहीं हैं लेकिन बंगाल में उनकी पहचान एक दीदी के रूप में है, तक महिलाओं ने राजनीति में अपनी जगह बनाई है। लेकिन एक स्पष्ट रूप से हिजाबदारी, धार्मिक पहचान को प्रमुखता से लेकर चलने वाली महिला प्रधानमंत्री, ये एक ऐसी छवि है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के एक खास पहलू को चुनौती देती नजर आती है। ओवैसी का यह बयान कई लोगों के लिए एक धर्मनिरपेक्षता के पुनर्परिभाषण का आह्वान था। ये एक तरह से कहना था, भारत की राजनीति में धार्मिक पहचान को प्रमुखता से लेकर आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या यही बात जब दूसरे धर्मों के संदर्भ में कही जाती है तो उसे उसी नजरिए से देखा जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, यह बयान असम में दिया गया। असम सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है जहां घुसपैठ, पहचान और जनसांख्यिकीय बदलाव जलते हुए मुद्दे हैं। AIUDF, जिसके कार्यक्रम में ओवैसी बोल रहे थे, अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों के हिमायती के रूप में देखा जाता है, हालांकि पार्टी इससे इनकार करती है। ऐसे में यहाँ हिजाब वाली प्रधानमंत्री का नारा स्थानीय जनता के एक बड़े वर्ग को एक चेतावनी की तरह लगा। ये एक डर की तरह था। क्या यह बयान जनसांख्यिकीय बदलाव की राजनीति का एक और हथियार है? लेकिन यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और अधिक विस्फोटक पक्ष शुरू होता है, क्योंकि असम में बैठे थे एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने घुसपैठ के मुद्दे को अपनी राजनीति की रीढ़ बनाया है, और उन्होंने इस बयान का जवाब ऐसे दिया जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में चुनौती स्वीकार कर रहा हो। मौलाना ओवैसी के बयान की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंची, उन्होंने तुरंत जवाबी हमला बोल दिया, और उनका जवाब सोशल मीडिया के इस दौर में सीधे X, पूर्व में ट्विटर, के जरिए आया। शब्द इतने तीखे, इतने सीधे और इतने बेबाक थे कि पूरा देश सन्न रह गया। हिमंता शर्मा ने लिखा, हिजाब वाली महिला का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना बंद करो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो पहले असम में हिजाब पहनकर घूमने वाली किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाओ। लेकिन यहाँ तो हम लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। असम को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम जी जान से जुटे हैं। इन पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक पूरी राजनीतिक विचारधारा का खुलासा है।
हिमंता शर्मा ने सीधे तौर पर 3 मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। 1. हिजाब एक धार्मिक प्रतीक। 2. लव जिहाद और लैंड जिहाद सामाजिक आर्थिक आक्रमण के दावे। 3. असम की सुरक्षा, राज्य की सांस्कृतिक व जनसांख्यिकीय अखंडता। यह जवाब ओवैसी के बयान को सिर्फ खारिज नहीं कर रहा था, बल्कि उसे असम की जमीनी हकीकत से जोड़कर एक खतरे के रूप में पेश कर रहा था। शर्मा का संदेश स्पष्ट था, असम में हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलने देंगे। हम जनसांख्यिकीय युद्ध लड़ रहे हैं और तुम्हारा यह सपना हमारी लड़ाई को और मजबूत करता है। लेकिन क्या वाकई हिजाब और लव जिहाद / लैंड जिहाद में कोई सीधा संबंध है, या फिर यह एक राजनीतिक नैरेटिव है जो भावनाओं को भड़काने के लिए बनाया गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हिजाब शब्द की यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझना होगा। आज पूरी दुनिया में हिजाब सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रतीक बन चुका है। इसकी जड़ें इस्लामिक शिक्षाओं में हैं, जहां इसे मोमिनात, विश्वास करने वाली महिलाओं के लिए पवित्रता और शालीनता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी में हिजाब ने कई नए अर्थ ले लिए हैं। पहचान का प्रतीक, पश्चिमी देशों में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए यह उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक गर्वोक्ति प्रदर्शन बन गया। राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक, ईरान में वुमन लाइफ फ्रीडम आंदोलन में महिलाएं हिजाब उतारकर तानाशाही के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं। वहीं कई इस्लामी देशों में इसे सरकार द्वारा थोपा जाता है। राजनीतिक इस्लाम का झंडा, मुस्लिम बहुल देशों में राजनीतिक दल अक्सर हिजाब को एक मांग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि वो खुद को सच्चे इस्लाम के रक्षक के रूप में पेश कर सकें। भारत में हिजाब की बहस ने हाल के वर्षों में एक नया रूप ले लिया है। कर्नाटक के उडुपी में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज जाने पर प्रतिबंध ने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद का अधिकार है, तो दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थानों की एकरूपता और धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए रखने की चिंता है। इस पूरे संदर्भ में ओवैसी का बयान हिजाब को एक राजनीतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित करने की कोशिश लगती है। ये कहना, हम इतने मजबूत हैं, इतने आत्मविश्वासी हैं कि हमारी पहचान के साथ देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हिमंता शर्मा ने इस प्रतीक को एक अलगाव और संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा। उनके लिए यह असम की मूल संस्कृति पर हो रहे आक्रमण का एक चिन्ह है। यहीं से हम आते हैं असम की उस जटिल और संवेदनशील समस्या पर जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। असम की कहानी नदियों, चाय के बागानों और रंग बिरंगी संस्कृतियों की कहानी है, लेकिन दशकों से यह एक गहरे दर्द से भी जूझ रहा है। बांग्लादेश, पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान से होने वाली अवैध घुसपैठ का दर्द। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद से लाखों लोग सीमा पार करके असम में आ बसे हैं। इससे राज्य की जनसांख्यिकी बदल गई है। कई इलाकों में मूल असमिया भाषी और स्वदेशी जनजातियां अल्पसंख्यक होती जा रही हैं। इस समस्या ने 1979 से 1985 तक चले असम आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस आंदोलन का नारा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। इसी आंदोलन के फलस्वरूप 1985 में असम समझौता हुआ और राज्य की सरकार बदली। लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। राजनीतिक दलों पर आरोप लगे कि वो अवैध घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं से लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्द प्रचलन में आए। लव जिहाद एक विवादित सिद्धांत जिसके अनुसार मुस्लिम युवक जानबूझकर गैर मुस्लिम युवतियों से प्रेम संबंध बनाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं, ताकि जनसंख्या में बदलाव लाया जा सके। कई राज्यों ने इसके खिलाफ कानून भी बनाए हैं, हालांकि इसकी वास्तविकता और स्तर पर बहस जारी है। लैंड जिहाद, यह आरोप कि एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक गैर मुस्लिम इलाकों में जमीन खरीदकर वहां अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, ताकि उस क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बदल सके। हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति इन्हीं डरों और चिंताओं पर टिकी हुई है। उनकी सरकार ने अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट करने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और वो लगातार असम की मूल संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। ऐसे में ओवैसी का हिजाब वाली प्रधानमंत्री वाला बयान शर्मा और उनके समर्थकों के लिए एक रेड रैग, चुनौती का संकेत की तरह था। यह उसी डर को साकार करता नजर आया जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, यानी भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान बदलकर एक धार्मिक पहचान वाला राष्ट्र बनाने की कोशिश। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह पूरा विवाद सिर्फ एक वर्ड वॉर था या इसमें गहरी राजनीतिक चालें छिपी थी? दोनों ही नेताओं ने अपने अपने वोट बैंक को संदेश दिया। ओवैसी के लिए उन्होंने मुस्लिम समुदाय, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच एक सशक्तिकरण का सपना दिखाया। उन्होंने यह संदेश दिया कि AIMIM
अभियान सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि वो असम और पूर्वोत्तर जैसे इलाकों में भी अपनी पैठ बनाना चाहती है। उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति के मुख्य विरोधी के रूप में अपनी छवि को और मजबूत किया। हिमंता शर्मा के लिए उन्होंने असम की मूल जनता के बीच अपनी सुरक्षा कवच वाली छवि को पुख्ता किया। संदेश था, देख लो खतरा कितना वास्तविक और करीब है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय हिंदुत्व एजेंडे के साथ खुद को पूरी तरह जोड़ लिया, जो उन्हें केंद्र की सरकार का और करीबी बनाता है। उन्होंने AIUDF जैसी पार्टियों को सीधे निशाने पर लेकर असम में दो ध्रुवीय राजनीति बीजेपी बनाम बाकी को मजबूत करने की कोशिश की। यह क्लासिक अस्मिता की राजनीति का टकराव था। एक तरफ धार्मिक अस्मिता को राजनीतिक शक्ति के केंद्र में लाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के नाम पर धार्मिक अस्मिता को चुनौती। अब हम इस विवाद के सबसे गहरे, सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। यह विवाद सिर्फ असम या हिजाब के बारे में नहीं है, यह भारत के भविष्य के बारे में है। भारत का संविधान इसे एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थता, लेकिन व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता की दो अलग अलग व्याख्याएं उभर कर सामने आई हैं। एक, पश्चिमी मॉडल, जहां धर्म को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह अलग रखा जाता है। दो, भारतीय मॉडल, सर्वधर्म संभव, जहां राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं को सार्वजनिक जीवन में जगह मिलती रहती है। ओवैसी का बयान दरअसल एक नई तीसरी व्याख्या की मांग करता प्रतीत होता है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, जहां अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक प्रतीकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया जाए ताकि ऐतिहासिक भेदभाव की भरपाई हो सके। वहीं हिमंता शर्मा का जवाब एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ढांचे में फिट बैठता है, जहां बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को प्राथमिकता दी जाती है और अल्पसंख्यकों से एकीकरण, असिमिलेशन की उम्मीद की जाती है, न कि अलगाव, सेपरेटिज्म की। तो सवाल यह है, क्या भारत की राजनीति में धार्मिक पहचान प्रमुख होगी? क्या भविष्य में चुनाव धर्म और जाति के आधार पर लड़े जाएंगे, या फिर विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे केंद्र में आ पाएंगे? ओवैसी शर्मा की यह टक्कर इसी बुनियादी सवाल का एक छोटा सा लेकिन बेहद तीखा प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बादरपुर में गिरी यह चिंगारी महज एक बयानबाजी नहीं थी। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे गहरी दरारों को उजागर करती है। एक तरफ एक ऐसा समुदाय है जो ऐतिहासिक रूप से खुद को हाशिए पर और भेदभाव का शिकार महसूस करता है, और अब वो अपनी धार्मिक पहचान के साथ सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का सपना देख रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा समुदाय है जो खुद को अपनी ही धरती पर संख्या बल और सांस्कृतिक पहचान खोने के खतरे से घिरा हुआ देखता है, और वो इस खतरे को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने को तैयार है। हिजाब इस विवाद का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यह दिखाई देता है, यह निजी आस्था का प्रतीक है जो सार्वजनिक जगह में प्रवेश कर गया है। ओवैसी का बयान इस प्रतीक को सत्ता का प्रतीक बनाना चाहता है। हिमंता शर्मा का जवाब इस प्रतीक को एक युद्ध का झंडा बताकर अपने समर्थकों को लड़ाई के लिए एकजुट करता है। क्या इस बहस का कोई आसान हल है? शायद नहीं। लोकतंत्र बहसों से ही चलता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि यह बहस घृणा और डर पर नहीं, बल्कि सम्मान और संवाद पर आधारित हो। जरूरत इस बात की है कि हम उस भारत का निर्माण करें जहां किसी भी महिला के प्रधानमंत्री बनने का सपना उसकी योग्यता से जुड़ा हो, न कि उसके कपड़ों से, और जहां किसी भी कपड़े को एक दूसरे के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं है कि प्रधानमंत्री हिजाब पहनेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां हर नागरिक, चाहे वह किसी भी पहनावे में हो, अपने आप को सुरक्षित, सम्मानित और राष्ट्र निर्माण का हिस्सा महसूस कर सके। ये बहस खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है, और इसका अंत क्या होगा यह आपके और हमारे, हम सभी भारतीयों के हाथों में है।